बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर मुआज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट को डिस्कस करना है, बल्कि उसके पहले हाफ को डिस्कस करना है। तो आइए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने यहाँ पे देखने की कोशिश करनी है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑलरेडी आती है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसको तरतीब से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम एनर्जी, मैटर और उनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स के, जिसमें हम हीट के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, जिसमें हम चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट फिजिक्स के, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। एंड सो मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देना शुरू करूंगा तो लेक्चर शायद पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स खत्म ही होंगी। लिहाजा फिजिक्स बहुत सारी ब्रांचेस कंटेन करती है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, और जो हमने सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में देखने की कोशिश करनी है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज के जिनकी शक्ल में फिजिक्स के लॉस डिफाइन करवाए जाएं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉस ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की दो मेन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कहलाती है बेस क्वांटिटीज और दूसरी टाइप कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जहां तक बेस क्वांटिटीज का ताल्लुक है, इनकी तादाद 7 है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी। मसलन लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, मास इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम is the base quantity, so is temperature, so is current, amount of substance is the base quantity, and luminous intensity यानी intensity of light is the base quantity। ये 7 base quantities कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए बकायदा एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसीजर होता है, जो मैंने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि 2 स्टेप लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमेशा बेस क्वांटिटी डिफाइन करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। हाँ, बाद में हम उसको रोजमर्रा जिंदगी में या प्रैक्टिकली डेली लाइफ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी आसानी से अप्रोचेबल हो, और इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी वो टाइम के साथ तब्दील ना होता हो। यह स्टेप नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करवाने का या डिफाइन करवाने का। और स्टेप नंबर 2 है बेस क्वांटिटीज को एस्टैब्लिश करने का। और एस्टैब्लिशमेंट के नतीजे में हम बेस क्वांटिटीज को, आप देख सकते हैं, नंबर असाइन करते हैं और यूनिट असाइन करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने बेस क्वांटिटी लेंथ का नाम लिया है। तो अगर मैं किसी चीज की लेंथ को एक्सप्लेन करता हूं 3 मीटर, तो 3 इस बेस क्वांटिटी लेंथ का नंबर है और मीटर इस बेस क्वांटिटी का यूनिट है। इस तरह से आप बेस क्वांटिटीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स होती हैं। एक क्या कहलाती है? बेस क्वांटिटी, और दूसरी क्या कहलाती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम इनको ऑलमोस्ट इन्फिनिटी अस्यूम कर लेते हैं। और ये बेस क्वांटिटीज से निकली हुई क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ये लेंथ को टाइम से डिवाइड करके हासिल हुई है। फॉर एग्जांपल फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, वेट इज अ ड्राइव क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अगेन इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि यहां पे हमारे पास टाइम इजाजत नहीं देता। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बेस क्वांटिटी को या किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, नंबर की और यूनिट की।
जैसे कि अभी मैंने मिसाल क्या दी कि अगर मेरे पास एक बेस क्वांटिटी है 2 मीटर, तो इसमें 2 क्या होगा नंबर और मीटर क्या होगा यूनिट। इसका मतलब बाकी चीजों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी, वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जूल की जरूरत पड़ेगी, एंड सो। लिहाजा एक सिस्टम डिफाइन करवाया जाता है कि जिसको क्या नाम दिया जाता है SI या सिस्टम इंटरनेशनल का। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या कहलाती है बेस यूनिट्स, जिनकी तादाद 7 होती है। अभी मैंने आपसे 7 बेस क्वांटिटीज डिस्कस की हैं, उन 7 के यूनिट्स बेस यूनिट कहलाएंगे। मसलन लेंथ का बेस यूनिट होगा मीटर, मास का बेस यूनिट होगा किलोग्राम, टाइम का होगा सेकंड, करंट का होगा एम्पियर, टेम्परेचर का होगा केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का होगा कैंडेला। दीज 7 यूनिट्स आर नोन एज बेस यूनिट्स। दूसरी टाइप कहलाती है ड्राइव्ड यूनिट्स। अगेन इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि हम इनको क्या अस्यूम कर लेते हैं इंफिनिटी। ड्राइव यूनिट वर्क का भी हो सकता है जैसा कि जूल, ड्राइव यूनिट फोर्स का भी हो सकता है जैसा कि न्यूटन, ड्राइव यूनिट वेलोसिटी का भी हो सकता है जैसा कि मीटर पर सेकंड, एंड सो। जबकि यूनिट्स के मामले में एक तीसरी टाइप भी एग्जिस्ट करती है विच इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनकी तादाद 2 होती है। देयर आर 2 और कपल ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके बारे में ये डिसाइड ही नहीं हो सका कि क्या ये बेस हैं या ड्राइव्ड हैं। सवाल पैदा होता है क्यों नहीं डिसाइड हो सका? इसलिए कि ये 2 ऐसे यूनिट्स थे जो यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशंस को ही नहीं रखते। आप इस चैप्टर के लास्ट में डायमेंशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और फिर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं रखते। ये दोनों एंगल के यूनिट्स हैं। एक कहलाता है रेडियन कि जिसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। ये सर्कल पे बनता है। कौन बना रहा होता है? एक आर्क। जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, यानी ये रेडियल आर्म जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, ये रेडियल आर्म जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, और ये क्या हो गया? वो आर्क के इस आर्क की भी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है। जब ये आर्क भी लेंथ वाइज सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी तब इन दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल ये 1 रेडियन कहलाएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट की दूसरी टाइप कहलाती है स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन को सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। यह किस पे बनता है? एक स्फीयर में बनता है। कौन बनाता है? एक कॉनिकल शेप बनाती है, कोन बनाती है। कौन स्फीयर के सेंटर से स्टार्ट होके स्फीयर की सरफेस तक जा रही होती है। शराइत क्या है कि कौन की इस साइड की लेंथ जो कि ऑब्वियसली स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी, कौन की इस साइड की लेंथ जो कि ऑब्वियसली स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। असल शर्त क्या है कि कौन के इस सर्कल का एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर यह शर्त पूरी होगी तो तब इन दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला यह एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। रेडियन और स्टेरेडियन के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने में ये 2 एमसीक्यू जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए एमसीक्यू हैं। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इज, अगर आप सर्कल में एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितना प्लेन एंगल कवर होगा? ना आप सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स एस ओवर आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप एक सर्कल में पूरा चक्कर लगाते हैं तो आप कितनी लेंथ कवर करेंगे? सर्कमफेरेंस लेंथ विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो पूरे सर्कल में आपको कितने रेडियंस दिखाई दे रहे हैं? 2 पाई रेडियंस दिखाई दे रहे हैं। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा।
इसी तरह दूसरा एमसीक्यू देखें, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज, अब अगेन थीटा इक्वल्स ए ओवर आर स्क्वेयर वैसे का वैसा, ए सफियर का एरिया, पूरे सफियर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वेयर क्या हो गया कैंसल, तो पूरे सफियर में कितने स्ट्रेट रेडियन एग्जिस्ट करेंगे 4 पाई, तो आपके इस एमसीक्यू का भी आंसर क्या होगा अल्फा। लिहाजा पूरे सर्कल में कितना प्लेन एंगल एग्जिस्ट करता है 2 पाई रेडियंस, और पूरे सफियर में कितना सॉलिड एंगल एग्जिस्ट करता है 4 पाई स्ट्रेट रेडियन। नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखनी है वो है साइंटिफिक नोटेशन। नंबर को 10 की पावर्स में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है 0.052, हम इसको क्या लिख सकते हैं 52/1000, देन दैट कैन बी रिटन एज 52 into 10⁻³ एंड दिस कैन बी रिटन एज 5.2 into 10⁻²। तो अब आप देखें इसी नंबर को जो कि 0.052 था मैंने कैसे लिख दिया 10 की पावर्स में लिख दिया, तो नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशंस को अडॉप्ट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस डिफाइन करवाते हैं। ये एक ऐसा वर्ड होता है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस 10 की पावर की बात करें। मसलन अगर किलो यानी के यूज हो तो इसका मतलब है 10⁻+3, लेकिन अगर मिली यानी स्मॉल m यूज हो तो इसका मतलब है 10⁻⁻3। अगर कैपिटल M यानी मेगा यूज हो तो 10⁻+6 को शो कर रहा है, और अगर स्मॉल n नैनो यूज हो तो 10⁻⁻9 को शो कर रहा है, एंड सो। नेक्स्ट वो चीज हमने देखनी है वो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी यूनिट्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है। याद रखिएगा कन्वेंशन का मतलब है रवायत, और रवायत रूल नहीं होती, यानी आप इन रूल्स को अगर चाहें तो फॉलो ना करें, चूंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये रूल है ही नहीं है, ये क्या है ये रवायतें हैं, और रवायात को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें से अक्सर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, लिहाजा हमें इन तमाम कन्वेंशंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि कन्वेंशन नंबर 1, पूरा यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा चाहे वो साइंटिस्ट का नाम है या नहीं है। आप सबको पता है कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और ये आइजैक न्यूटन के नाम के पीछे रखा गया है, लेकिन जब भी हम पूरा न्यूटन लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और मीटर भी आप देख सकते हैं कि जब पूरा लिखा जाएगा तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये आपका पहला रूल या पहली कन्वेंशन होगी कि पूरा यूनिट कभी भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। नंबर 2, लेकिन जब आपने यूनिट का पहला लेटर लिखना हो तो फिर यह हिसाब रखा जाता है कि यह नाम के पीछे है कि नहीं है। मसलन अगर मैंने मीटर का सिर्फ m लिखना हो तो स्मॉल लिखा जाएगा, और अगर मैंने न्यूटन का सिर्फ n लिखना हो तो अब चूंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे है तो अब न्यूटन का अकेला n कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। नंबर 3, जब भी आप प्रीफिक्सेस को यूनिट के साथ लिखते हैं तो कोई स्पेस कोई गैप नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 into 10⁻³ मीटर, नॉट 10⁻³ क्या होता है मिली, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लिख दिया 1 मिलीमीटर। ये m पहला किसको शो कर रहा है मिली को, और दूसरा m किसको शो कर रहा है मीटर को, और आपको इसमें कोई गैप दिखाई नहीं देगा। नंबर 4, जब भी 2 या 3 बेस यूनिट्स इकट्ठे लिखे जाएंगे तो उनके दरमियान स्पेस लाजमन दी जाती है। मसलन न्यूटन मीटर बड़ा फेमस यूनिट है वर्क का, आप देख रहे हैं कि जब भी न्यूटन मीटर लिखा जाएगा तो n और m के दरमियान स्पेस लाजमन दी जाएगी। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, और जब भी ये पूरा लिखा जाएगा तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आप देखें स्पेस के साथ लिखे हुए हैं। नंबर 5, कंपाउंड या डबल प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होते, यानी 10⁻⁻12 को आप माइक्रो नहीं लिख सकते, यानी 1 माइक्रोफैरड इज नॉट अलाउड, इसको हमेशा क्या लिखा जाएगा 1 पिकोफैरड लिखा जाएगा। इसी तरह 10⁻6 को किलो नहीं लिखा जा सकता, मेगा लिखा जाएगा। नंबर 6,
जब भी किसी नंबर के जिसके साथ क्या हो, यूनिट हो, उसकी कोई पावर ली जाए तो पावर सिर्फ नंबर की नहीं होती बल्कि यूनिट की भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर 3 पे भी अप्लाई होगा और सेंटीमीटर पे भी अप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत अहम बात है, वजह क्वांटिटी की नेचर चेंज हो रही है। क्योंकि 3 सेंटीमीटर लेंथ को शो करेगा जबकि इसका स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को शो करेगा। तो जब भी किसी नंबर की कोई पावर ली जाती है तो अगर नंबर के साथ कोई यूनिट मौजूद है तो पावर सिर्फ नंबर की ही नहीं ली जाएगी बल्कि नंबर और उसके साथ मौजूद यूनिट दोनों की ली जाएगी। एंड लास्टली, हमेशा ऐसे यूनिट यूज किए जाते हैं जिनमें काम करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एटम्स के दरमियान का फासला या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान का फासला किलोमीटर्स या माइल्स में नहीं निकाल सकते, बहुत छोटा आंसर आ जाएगा। लिहाजा आप ये फासले हमेशा किस में निकालेंगे, फेम्टोमीटर में, नैनोमीटर्स में, एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर्स में, सो एंड सो। इसी तरह आप शहरों और मुल्कों के दरमियान के फासले पिकोमीटर्स या फेम्टोमीटर्स में या मिलीमीटर्स में नहीं निकाल सकते, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो आप ये फासले किस में निकालते हैं, माइल्स में या किलोमीटर्स में। तो लिहाजा हमेशा ऐसे यूनिट्स यूज किए जाते हैं कि जिनमें काम करना आसान हो, जिनका आंसर हम आसानी से टैकल कर सकें। नेक्स्ट बात जो हम लोगों ने देखनी है वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। टेक्निकली स्पीकिंग ये पोर्शन सिर्फ एरर्स का ही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी चैप्टर 1 का दूसरा हाफ है जो इंशाल्लाह आपसे काफी डिटेल तरीके से डिस्कस किया जाएगा। एरर्स पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। काम करने वाले शख्स का लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, काम करने वाले शख्स का इग्नोरेंस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हो सकता है, सराउंडिंग का फॉल्ट हो सकता है। सो देयर आर टिपिकली स्पीकिंग 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर पैदा होने की वजह फॉर एग्जांपल सराउंडिंग हो सकती है। आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया तो आपके सिंपल पेंडुलम के धागे की लेंथ चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिससे अगर आप उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपके आंसर में एरर आना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रैंडम एरर याद रखिएगा रिमूव नहीं होता, रिड्यूस होता है। और इसको रिड्यूस करने का तरीका यह है कि 3-4 दफा ऑब्जर्वेशंस लेके उनकी एवरेज निकाली जाती है। जबकि दूसरी टाइप ऑफ एरर क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर, और इसके पैदा होने की वजह इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर, आपने पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर में 2 तरह के जीरो एरर हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसकी एंड में करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो उसकी एंड में करेक्शन पॉजिटिव होगी। लिहाजा unlike random error which cannot be removed, systematic error can be removed. कुछ MCQs ताकि पढ़ी हुई बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके। In scientific notation, 134.7 centimeter can be written as. Now 134.7 centimeter को हम 134.7 इंटू 10⁻0 भी लिख सकते हैं और मैं सेंटीमीटर आगे ले जाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 10⁻0 किसको शो करता है, 1 को शो करता है। अब ये रूल आपको पता है कि जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर में इजाफा होता है, और जब डेसिमल राइट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर में कमी होती है। इसका क्या मतलब होगा कि जब मैं डेसिमल को इधर लेके आऊंगा और इसको क्या बना दूंगा 13.47, तो दैट बिकम्स 10⁻1, और जब मैं एक दफा फिर डेसिमल को इधर लेके आऊंगा और उसको क्या बना दूंगा 1.347, तो दैट बिकम्स 10⁻2। सो आंसर टुवर्ड्स दिस MCQ इज अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इनमें से कौन सही नहीं है, टू पुट इट अप इन अ वेरी इजी वे, इनमें से कौन सही नहीं है। तो आपके साथ अभी तमाम कन्वेंशंस डिस्कस की हैं, और अगर आपको अब याद हो और अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि अल्फा गलत लिखा गया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पूरा यूनिट कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के पीछे ही क्यों ना हो। सो आपके इस MCQ का आंसर होगा
अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ वैल्यूज। इनमें से कौन सा एरर एवरेज की वजह से रिमूव नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, पर्सनल एरर और रैंडम एरर एवरेज से अगर से रिमूव ना हो लेकिन काफी हद तक रिड्यूस लाजमन हो सकते हैं, लेकिन जिस एरर का ताल्लुक एवरेज से नहीं है वो है सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि उसका ताल्लुक एवरेज से नहीं होता, या काम करने वाले शख्स से नहीं होता, पर्सन से नहीं होता, सराउंडिंग से नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट से होता है जो आप यूज कर रहे हैं। लिहाजा सिस्टमैटिक एरर कभी भी एवरेज से रिमूव नहीं होता। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा, सिस्टमैटिक एरर। आइए व्हाइट बोर्ड को दोबारा शुरू करते हैं। आज के सिलसिले में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखती हुई, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी वो तमाम नंबर्स जिस पे तमाम एग्री करें प्लस पहला डाउटफुल नंबर जिस पे डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाए, वो मिला के क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, अहम फिगर्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट का लफ्जी मतलब अहम होता है, जिससे आंसर की एक्यूरेसी गवर्न होती है। इससे पहले कि मैं यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करूं, एक एमसीक्यू जो डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। इन एन एक्सपेरिमेंट a student measures length 3 times as 3.14298, 3.14398 and 3.14571. How many significant figures can be in measurements? Now according to definition, ये पहले तीन नंबर्स 3.14, 3.14 और 3.14 इन पे एग्रीमेंट है, ये कंफर्म्ड नॉन डिजिट्स हैं, तो ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ नॉन डिजिट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये 3, 1, 4 तो सिग्निफिकेंट होंगे, और इनके बाद आने वाला जो अगला नंबर होगा, चाहे वो इस केस में 2 है, इस केस में 3 है, इस केस में 5 है, ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो नॉन डिजिट्स कितने हुए? 3। फर्स्ट डाउटफुल नंबर कितने हुए? 1। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 4। यानी इस एमसीक्यू का आंसर होगा 40। अब जरा टेक्निकल बात की तरफ आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिफाइन होंगे, कौन से नंबर को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, क्या कोई रूल्स हैं कि नहीं है। रूल्स की तरफ आते हैं। जैसा कि सबसे पहला रूल आप देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1.532, तो याद रखिएगा इसमें ये चारों नंबर्स क्या हैं? नॉन जीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 4, यानी 4। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 485, तो इसमें नॉन जीरो नंबर्स की तादाद कितनी है? 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आगे सारे रूल्स जीरोस के हैं, इससे बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जीरो के लिए पहला रूल ओवरऑल, दूसरा रूल जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 503, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 3। वजह, ये 5 पहले रूल के मुताबिक नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये 3 पहले रूल के मुताबिक नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये 0 इस दूसरे रूल के मुताबिक इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 3। रूल नंबर 3, zeros to the left of significant numbers are not significant. डेसिमल हो
या डेसिमल ना हो, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 007, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 1। अब एक ऐसी एग्जांपल जिसमें अब तक के तमाम रूल्स लग जाएं, 0.0502, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट रूल के मुताबिक ये 5 क्या है? नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल के मुताबिक ये 2 क्या है? नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल के मुताबिक ये 0 क्या है? सैंडविच्ड सिग्निफिकेंट। और थर्ड रूल के मुताबिक ये 2 0 लेफ्ट जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो आपके इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 3। नेक्स्ट, राइट साइड पे आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें अब आप देखें कि रूल्स फर्दर रूल्स में डिवाइड हो रहे हैं। मसलन नेक्स्ट देखिएगा, इन डेसिमल फ्रैक्शंस द जीरो टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स इज सिग्निफिकेंट। यानी डेसिमल वाले नंबर में दाईं तरफ आने वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 9.0, इसमें ये जीरो डेसिमल वाले नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर के कहां पे आ रहा है? राइट साइड पे आ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 2। अब एक ऐसी एग्जांपल जिसमें अब तक के तमाम रूल्स लग जाएं, 0.070502 अब आप देख सकते हैं कि ये 752 पहले रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है, ये 2 0 दूसरे रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है, ये 2 0 तीसरे रूल के मुताबिक इनसिग्निफिकेंट है, और ये 0 डेसिमल वाले नंबर में राइट साइड पे आ रहा है, ये इस रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है। तो अब इस नंबर का मुकम्मल एनालिसिस देखें एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस नंबर में इनसिग्निफिकेंट जीरोस कितने हैं? 2। इस नंबर में सिग्निफिकेंट जीरोस कितने हैं? 1 2 3। और इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। अभी हमने देखा कि राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर नंबर में डेसिमल है तो राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखा है। लेकिन अगर नंबर में डेसिमल ना हो तो फिर राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैलकुलेशन है जो मैं यहां पे लिखने लगा हूं, 8000 किलोग्राम measured by an instrument having a least count of 1 kg. I repeat, 8000 kilogram measured by an instrument having a least count of 1 kg. अच्छा, अब मुझसे पूछा गया कि बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी। अब याद रखिएगा कि ये 8 ये तो सिग्निफिकेंट है ही है ना, चूंकि नॉन जीरो है। मसला ये कि क्या ये 3 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर डेसिमल होता तो हमारा काम ही आसान हो जाता, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि डेसिमल के बगैर जो राइट साइड वाले जीरो होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड कर रही होती है? लीस्ट काउंट पे। और रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है, सिग्निफिकेंट फिगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ऐसे नहीं, एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। 8000 किलोग्राम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो सकता है कि जिसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम हो। भाई जाहिर सी बात है, जो कम से कम 1 किलोग्राम मेजर कर सकता है वो 1 से कम नहीं मेजर कर सकता, हो सकता है 1 से ज्यादा मेजर कर सकता हूं। इसी तरह 8000 किलोग्राम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर हो सकता है कि जिसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम हो। इसी तरह 8000 किलोग्राम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर हो सकता है कि जिसका लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो। इसी तरह 8000 किलोग्राम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर हो सकता है कि जिसका लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम हो। लेकिन 8000 किलोग्राम किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं हो सकता कि जिसका लीस्ट काउंट 10,000 किलोग्राम है।
क्योंकि जिसका लीस्ट काउंट 10,000 किलोग्राम होगा वो कम से कम कितना मेजर करेगा? 10,000। वो 10,000 से कम मेजर नहीं कर सकता, 10,000 से ज्यादा ही मेजर करेगा। और अगर आपको डाटा इस तरह से गिवन है कि 8,000 किलोग्राम मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 10,000 किलोग्राम, तो इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी 0। लेकिन अब इस रूल से आपको थोड़ा सा समझना आसान होता जाएगा कि जैसे जैसे लीस्ट काउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। मसलन अगर आपको ये डाटा गिवन है 8,000 किलोग्राम मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 1,000 किलोग्राम, तो ये अब पॉसिबल है। और इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या हो जाएगी? 1। 8,000 किलोग्राम measured with an instrument having a least count of 100 किलोग्राम। आप देखें लीस्ट काउंट जब 10,000 से 1,000 आया तो सिग्निफिकेंट फिगर 0 से 1 हो गए। अब जब लीस्ट काउंट 1,000 से 100 आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 से बढ़ के 2 हो जाएंगे। रिमेंबर, सिग्निफिकेंट फिगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। और अगर आप 8,000 एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 हो जाएगी। और अगर आप 8,000 किलोग्राम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 हो जाएगी। जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट रूल जी, इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 7.30 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? ये 7 फर्स्ट रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट, ये 3 फर्स्ट रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट, ये 0 देखें तो ये डेसिमल के बाद राइट साइड पे आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। और 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो आपके इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 3 होगी। सवाल ये पैदा होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का फायदा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आंसर की एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं, और एक्यूरेसी उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती जब तक आप आंसर को रिड्यूस करके लिखना नहीं सीखते। और आंसर को रिड्यूस करके लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आर नोन एज राउंडिंग ऑफ नंबर। बाज दफा ये होता है कि आप कैलकुलेटर से कोई आंसर निकालते हैं और आंसर बहुत लेंथी हो जाता है, तो आप उसको रिड्यूस करके लिखते हैं। इसको हम नंबर को राउंड ऑफ करना कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम एहतियात नहीं करते और ऐसे ही रिड्यूस करके लिख देते हैं, जबकि इसके भी बाकायदा रूल्स मौजूद हैं। रूल नंबर 1, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ा है, अब 5 से बड़े नंबर में कौन से नंबर आएंगे? 6, 7, 8, 9। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस नंबर को, रूल नंबर 1, जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो वो नंबर राउंड ऑफ होगा और पिछले वाले नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 102.28 में मैंने 8 को राउंड ऑफ करना है। अब ये जो 8 है ये 5 से क्या है? बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ होगा और पिछले वाले नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब 102.28 कैन बी रिटन एज 102.3। रूल नंबर 2, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से लेस है। अब 5 से लेस में कौन कौन से नंबर आएंगे? 4, 3, 2, 1, 0। सो रूल नंबर 2, जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से लेस है तो वो नंबर राउंड ऑफ होगा और पिछले वाले रिमेनिंग नंबर में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल 93.42 में अगर मैं 2 को राउंड ऑफ कर दूं तो 2 5 से लेस है तो ये 2 राउंड ऑफ होगा और पिछले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, तो आंसर क्या आएगा? 93.4। सो 5 से बड़ा नंबर आए तो राउंड ऑफ होके पिछले वाले में 1 का इजाफा, 5 से छोटा नंबर आए तो राउंड ऑफ होके पिछले वाले में कोई चेंज नहीं आएगी। व्हाट इफ के राउंड ऑफ होने वाला नंबर ही 5 हो जाए, तो यहां पे याद रखिएगा फिर हम इवन नंबर प्रायोरिटी रूल लगाते हैं, जिसको याद रखने का आसान सा तरीका यह है कि इवन नंबर को आपने छेड़ना नहीं है और ऑड नंबर को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर राउंड ऑफ होने वाला नंबर 5 है
तो फिर उससे पीछे वाला नंबर देखा जाएगा। अगर उससे पीछे वाला नंबर इवन है तो फिर 5 राउंड ऑफ हो जाएगा और इवन नंबर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिर इवन नंबर को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रिमेंबर, इवन नंबर को छेड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल 88.65, अब राउंड ऑफ होने वाला नंबर कौन है? 5। ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। 5 से बड़ा होता है तो 6 में इजाफा हो जाता है, 5 से छोटा होता है तो 6 एज इट इज रह जाता है। लेकिन अब राउंड ऑफ होने वाला नंबर 5 है, तो अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? इवन नंबर प्रायोरिटी रूल। 5 से पहले वाला नंबर देखें। 5 से पहले वाला नंबर क्या है? 6। इवन है, इवन नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना। आंसर आएगा 88.6। और अगर फाइनल रूल अब मैं डिस्कस करने लगूं, रूल नंबर 4, और अगर राउंड ऑफ होने वाला नंबर 5 है और उससे पिछले वाला नंबर ऑड है 1 3 5 7 9, तो फिर वो 5 राउंड ऑफ होगा और पिछले वाले में 1 का इजाफा करके उसको इवन बना दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 740.75, अब राउंड ऑफ होने वाला नंबर क्या आ गया? 5 आ गया। सो अब मैं जब इससे पीछे वाला नंबर देखूंगा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो जब 5 क्या होगा? राउंड ऑफ होगा, तो 7 चूंकि ऑड नंबर है तो इसमें 1 का इजाफा हो जाएगा और आंसर बन जाएगा 740.8। आज की बात को वाइंड अप करने के लिए आखिरी 2 कॉन्सेप्ट देख लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ मिलके आपके आंसर को एक्यूरेट बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, जिसके नतीजे में ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है। ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा आंसर है। अब जाहिर सी बात है, आप इतना लंबा चौड़ा आंसर तो नहीं लिखेंगे, उसको मुख्तसर करके लिखेंगे। तो मुख्तसर करके आप उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए आप राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो सवाल पैदा होता है कहां तक करेंगे? तो उसके लिए रूल्स है, सुन लें। आपके आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने अपीयर होने वाली क्वांटिटी में से किसी के पास कम से कम मौजूद हो। मसलन इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं? 4। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं? 3। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं? 4। तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने किसी के पास कम से कम मौजूद हैं? यानी 3। तो फिलहाल तो आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ हमेशा एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? इन 4 रूल्स के मुताबिक। मसलन 2 राउंड ऑफ होगा तो 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि 2 5 से लेस था। लेकिन जब 8 राउंड ऑफ होगा, ये 5 से बड़ा है, तो पिछले वाला 89 किस में चेंज हो जाएगा? 90 में। 0 राउंड ऑफ होगा, 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 राउंड ऑफ होगा तो पीछे वाला 6 किस में चेंज हो जाएगा? 7 में। 7 राउंड ऑफ होगा तो ये वाला 7 किस में चेंज हो जाएगा? 8 में। और फाइनली 8 राउंड ऑफ होगा तो ये वाला 5 किस में चेंज हो जाएगा? 6 में। तो ये आपका आंसर आ गया 1.46 इंटू 10⁻³ कि जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं? 3। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 3 नंबर्स को प्लस करके, ये माइनस भी हो सकते थे क्योंकि जो रूल प्लस के लिए है वही रूल माइनस के लिए है। तो मैंने 3 नंबर्स को प्लस करके यहां पे क्या लिख दिया है? एक आंसर लिख दिया। ये भी आंसर थोड़ा सा लंबा छोड़ा है, तो सवाल पैदा होता है राउंड ऑफ करेंगे। कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? तो रूल सुन लें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस का रूल लगता है कि आपके आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने अपीयर होने वाली क्वांटिटी में से किसी के पास कम से कम मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास कितने डेसिमल नंबर्स मौजूद हैं? 4। इसके पास कितने डेसिमल नंबर्स मौजूद हैं? 2। इसके पास कितने डेसिमल नंबर्स मौजूद हैं? 3। तो आपके आंसर में भी 2 डेसिमल नंबर होने चाहिए। तो राउंड ऑफ शुरू करेंगे एक्सट्रीम राइट से। तो 3 राउंड ऑफ होगा तो 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 7 राउंड ऑफ होगा तो 7 5 से बड़ा है, तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो 2 बढ़ के 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 8.13। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में राउंडिंग ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख के की जाती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंडिंग ऑफ लीस्ट डेसिमल नंबर्स को देख के की जाती है।
होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।